क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ gravitation due to earth on a ball calculate the force of gravitation due to earth on a ball of 1 kilogram mass on a ball of 1 kilogram mass lying on the ground. Lying on the ground. Full stop. ठीक है जी। अब इन्होंने 2-4 वैल्यूज हमको और दे रखी है। यहाँ पर देखिए एक तो दे रखा है मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मास इन्होंने दे रखा है, जो कि अगर नहीं भी दे रखा हो तो हमको याद होना चाहिए 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम मास ऑफ अर्थ। फिर दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। उसके बाद है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू वैसे तो होती है 6.67 × 10⁻−11, लेकिन इस क्वेश्चन में वो वैल्यू दे रखी है 6.7, सिर्फ 6.7। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है हमको वो वाली ही लेकर चलनी है। 6.7 × 10⁻−11 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये देखो आगे बढ़ते हैं। अब जरा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम ऑन अ बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर, जैसे ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ किया जाएगा, तो ये अर्थ की पूरी सरफेस है। हमारा घर कहाँ पर है, वो भी यहीं पर बना हुआ है। स्कूल कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्रिकेट ग्राउंड जो है वो यहाँ पर है। मतलब सारी चीज़ें जो है वो अर्थ की सरफेस पर है। तो अर्थ की सरफेस पर ये बॉल पड़ी हुई है, एक बॉल पड़ी हुई है। मैंने छोटी सी बॉल इस वजह से बनाई क्योंकि अर्थ के कंपेरिजन में वो चींटी के बराबर दिखाई मिली है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास। तो ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ जो है वो उस बॉल को कहाँ तक खींचेगी, अपने सेंटर तक, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ तक लगता है, अर्थ के सेंटर तक लगता है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये तो हो गया अर्थ, दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस। अब आप ये कहेंगे भाई दो बॉडी, तो एक बॉडी क्या होगी अर्थ और एक बॉडी क्या होगी, ये छोटी सी बॉल होगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगेगा कहाँ तक, वो अर्थ के सेंटर तक लगेगा। तो ये तो जो बॉल है, इस बॉल को तो आप बोल दीजिए बॉल्स मास, ये क्या है m2, ये क्या हो गया 1 किलोग्राम। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे अर्थ है, अर्थ्स मास, उसको हमने बोल दिया m1। और वो कितना दे रखा मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम m1 हो गया, m2 हो गया। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ ये r। तो जितने भी ये वाले केसेस आते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो दो बॉडीज़ जो है वो क्या क्या हो गई, वो हो गई अर्थ और वो बॉडी। जैसे मान लीजिए हम अर्थ की सरफेस पर खड़े हुए हैं, तो हमारा मास जो है वो तो m2 हो गया, अर्थ का मास जो है वो m1 हो गया। और जब डिस्टेंस लेंगे ना दो बॉडीज़ के बीच का, तो वो अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस लिया जाएगा। तो अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो रेडियस ही हमारा डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स हो गया। समझ गए, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब आपके मन में ये आ सकता है भाई बॉल के और अर्थ के बीच में तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि बॉल तो अर्थ पर ही पड़ी हुई है। ठीक है,
लेकिन हम ये कहेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ तक लगता है, सेंटर तक एक्ट करता है, तो हम सेंटर तक का डिस्टेंस मानेंगे। तो वो सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और कैपिटल जी की वैल्यू ये दे रखी है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर, यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? प्रियांशी, तन्वी, यशवी, यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो हमको निकालना क्या था, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। देयरफॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, force of gravitation exerted by Earth on the ball F is equal to G m1 m2 upon r square, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी बोलिए। मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, जो ऐसा यूनिट है वो किलोमीटर नहीं होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो ये जो किलोमीटर में दे रखते हैं ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल जी क्या है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइड बाई मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी कि अर्थ का मास वो किलोग्राम में दे रखा है। तो याद रखिएगा, जो मास है ना, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम ही होती है, ग्राम नहीं होती, ठीक है। तो 6 इंटू 10⁻24, ये तो m1 हो गया, और m2 कितना 1, सिर्फ 1 किलोग्राम, 1 किलो की बॉल है, ठीक। और अपॉन में r स्क्वायर, r क्या होगा, देखिए ये किलोमीटर है, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 का मतलब 10⁻³ लिख देता हूँ, ये हो गया 6.4 इंटू 10⁻³ इतना तो किलोमीटर था, इंटू 10⁻³ और कर दिया, तो ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करा, और इसका होता है होल स्क्वायर। बताइए जी, आप तक क्लियर है सभी को? बोलो भाई। 6.4, हाँ होल स्क्वायर फॉर्मूले में है बेटा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो r था वो, उसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में है कि हमको r का स्क्वायर करना है। ये समझ गए ना, 6.4 इंटू 10⁻³ ये किलोमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना जरूरी था। तो 1000 क्या होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है। तो 10⁻³ हो गया, क्लियर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 10⁻24। तो जब ये जो पावर्स हैं, जब बेस से होता है तो पावर से ऐड हो जाती है, तो -11 + 24, -11 + 24 डिनोमिनेटर में 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्या हो गया, 10⁻6 इसका स्क्वायर, 6 इंटू 6.7, 6 7 का 40, ये क्या है, 6 6 36 और 4 40.2 इंटू 10⁻24 -11 इज 13। 6.4 का स्क्वायर, 6.4 का भी स्क्वायर करेंगे, 10⁻6 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 6.4 का स्क्वायर इज 6.4 इंटू 6.4, 4 4 का 16, 1 कैरी, 4 6 का 24 और 1 25 हो गया, 6 4 का 24, 2 कैरी, 6 6 का 36 और 2 38, इधर 6 हो गया, 5 + 4 is 9, 2 + 8 is 10, 1 कैरी, 1 + 3 is 4, 40.96, समझ गए, 40.96, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट 2 डिजिट काउंट करो और पॉइंट लगा लो। तो ये डिनोमिनेटर में 6.4 का स्क्वायर हो गया 40.96, और जब 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 2 सा 12, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻12, ठीक है। ऊपर है हमारे पास 402 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13। अब जब ये 12 ऊपर चला गया तो -12 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 40.96
40.96 ये हो गया। अब आगे चलते हैं। 40.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 40.96 ये हो गया। अभी 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में कितने जीरो है? एक जीरो, तो ये जो डेसिमल है एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये भी डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 402 अपॉन 40.96 डेसिमल गया 40 200 डिवाइडेड बाई 4096 मतलब लगभग 4100 के आसपास है। ये 4020 है भाई, इसमें तो ये डिवाइड करेगा नहीं, इसको पूरा लेना पड़ेगा 40,200। तो ये कैसे होगा बताइए? फोर 4096 शायद 9 सा 9 6 सा 54, 5 कैरी आ गया, 9 6 सा 81 और 5 86, 8 कैरी आ गया, 9 2 0 आ गया 8, 9 4 का 36,864। ठीक है, हाँ जी, इससे बात बन जाएगी। अब क्या करें? 9 ये हो गया 36,864। अब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 10 - 4 is 6, 10 - 4 is 6, इधर क्या बचा? 9, 9 - 6 is 3, 10 - 4 is 6, 9 - 6 is 3, इधर 1 बचा, 11 - 8 is 3, इधर 9 बचा, 9 - 6 is 3, और ये 336 ये आ गया। अब इसके आगे हमने एक जीरो और लगाया, पॉइंट लगा दिया, आगे जीरो, ये जीरो के नीचे ले आए हम, तो इधर भी पॉइंट लगा दिया। ये 36,000 था, ये 33,000 का, तो शायद 8 सा होगा। 096 into 8, तो 8 6 is 48, 4 carry, 8 9 is 72 और 4 76, 7 आ गया, 8 4 is 32, 32,762। और जो इतने बड़े बड़े डिवीजन होते हैं इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना बहुत है। अगर आपका मन जाए कि निकालना चाह रहे हैं 2 डेसिमल तक, वो भी निकाल लेंगे। 10 - 8 is 2, 10 - 8 is 2, इधर 5 है, 15 - 6 is 9, इधर 2 है, 12 - 7 is 5, इधर 2 रह गया, 2 - 2 is 0, तो 592 बच गया मेरा, ठीक है। तो जब 592 है तो इसके आगे 0 लगाएंगे, कितना होगा? 5000 ये 4000 बस बहुत 2 डेसिमल प्लेस तक निकल गया। रिजल्ट इज 9.81। यूनिट बताओ क्या आएगी? न्यूटन। समझ गया ना, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो, उसकी यूनिट तो न्यूटन ही है। समझिए? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। द मास ऑफ द अर्थ इज क्वेश्चन नंबर 2। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। × 10⁻24 kilogram, and that of the moon is 7.4 × 10⁻22 kilogram.
into 10 की पावर 22 किलोग्राम. Full stop. If the distance between the Earth and the Moon be if the distance between the Earth and the Moon be if the distance between the Earth and the Moon be 3.84 into 10 की power 5 kilometer. Calculate the force exerted by the Earth on the Moon. Calculate the force exerted by the Earth exerted by the Earth on the Moon. यहाँ पर भी क्वेश्चन में इन्होंने बोला है G is equal to 6.7 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब देखिएगा क्या दिया है इन्होंने यहाँ पर. द मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम दे रखा है इन्होंने. नहीं भी दे रखा होता तो हमें याद होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर ना दें वैल्यूज, वो कहेंगे कि अपने आप आपको याद होनी चाहिए. एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 into 10 की पावर 22 किलोग्राम. तो अब इन्होंने क्या दिखाया है कि बहुत बड़ी बड़ी दो बॉडीज़ हैं, समझ रहे हैं. तो मून का वजन अर्थ से कम है या ज़्यादा है? कहाँ कैसे पता चला कम? चलिए बहुत बढ़िया. 6 into 10 की पावर 24, 7.4 into 10 की पावर 22 ये अर्थ हो गई. और ये मून है, मून को थोड़ा सा छोटा था. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही. अब जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस दोनों के सेंटर्स का निकाला जाएगा. ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का बस डिस्टेंस ले लिया हमने, नहीं. बहुत बड़ी बॉडीज जब होती हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है. तो अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 into 10 की पावर 5, r is equal to 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर. m1 is equal to mass of earth. m1 is equal to mass of earth कितना है? 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम. ये क्या है? m2 is equal to mass of moon 7.4 into 10 की पावर 22 किलोग्राम. और जो r है यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पहले तब लीजिए. यहीं पर r is equal to 3.84 into 10 की पावर 5 है ना किलोमीटर into 1000 यानी कि 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए. थ्री 3.84 into 10 की पावर 8 मीटर. ठीक है, तो हम ये कहेंगे इन दोनों के बीच में
force exerted by earth on moon, force exerted by earth on moon. G m1 m2 upon r square. ये दे रखा है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11. ये तो जी की वैल्यू दे रखी है. m1 कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24. सिमिलरली m2 कितना है? 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन r क्या है? 3.84 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर. सही है. आगे कर रहा हूँ उस तरफ. बस आप देख लीजिए कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर लंबी हो सकती है, डिवीज़न होता है लास्ट में, और उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा मुश्किल है नहीं. तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो अर्थ है ये तो मून को अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, तो कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है. तो 6 इंटू 6.7 कर दीजिए पहले. कितना हो जाएगा? 40.2 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 6.7 करा, अभी 7.4 रह गया. इससे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 की जो पावर्स हैं. हम देखिए 10 की पावर क्या दे रखी है? इधर 24, इधर 24, इधर -11, तो तीनों ऐड हो जाएंगी. 10 की पावर 24 plus 22 minus 11 अपॉन 3.84 का स्क्वायर. तो 3.84 का स्क्वायर यहाँ करके देख लो. 4 4 का 16, 1 कैरी आ गया. 4 8 का 32 और 1 33, 3 कैरी आ गया. 4 3 का 12 और 3 15. 8 4 का 32, 3 कैरी आ गया. 8 8 का 64 और 3 67, 6 कैरी आ गया. 8 3 का 24 और 6 30. डबल क्रॉस में लाइए. 3 4 का 12, 1 कैरी आ गया. 3 8 का 24 और 1 25. 2 कैरी आ गया. 3 3 का 9 और 2 11. 6 3 plus 2 5, 5 plus 7 12 plus 2 14. 1 कैरी आ गया. 1 plus 1 2 plus 5 7. 3 plus 1 4 और ये 1 4 7 4 5 6. इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी कि ओवरऑल डेसिमल के बाद 4 डिजिट. राइट से काउंट करिए. 1 2 3 4 14.74 5 6. 6 काटोगे ये 6 हो जाएगा. ठीक है, ये बढ़ जाएगा. इस 6 को काटोगे तो ये बढ़ जाएगा. 14.75 कर दीजिए इसको. 2 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं. 14.75 कर दीजिए. नहीं समझे? नहीं समझे? ये क्या था? 7 4 5 6 ये था. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये 6 है. तो 6 क्या है? हम कहते हैं कि इधर से जब हम कोई भी डिजिट लेते हैं तो वो 5 या 5 से अगर बड़ी हो तो उसके लेफ्ट वाली डिजिट को एक नंबर बढ़ा दो बस. तो ये डिजिट 6 है. तो 6 का मतलब क्या है कि इसको काट दो और ये डिजिट एक नंबर बढ़ा दो. तो 5 में एक नंबर बढ़ाया था, हो गया 6 होगी. और मैं देखना चाहता हूँ 2 डेसिमल प्लेस तक. तो 2 डेसिमल प्लेस तक ये 6 है, तो 5 से बड़ा है ना. इसको काटो और इसको एक नंबर बढ़ा दो 4. तो ये क्या हो गया? 5 हो गया. तो 14.75 इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा. इसका न्यूमरेटर सॉरी 3.84 के स्क्वायर. तो 14.75. ठीक है, ये क्या हुआ? 3.84 का स्क्वायर हुआ. अभी 10 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो 10 की पावर 16 बन जाएगा. 10 की पावर 16 है. 40.2 इंटू 7.4 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं.
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 2 सा 8, 4 0 सा 0, 4 4 सा 16 क्रॉस 7 2 सा 14, इधर 1 आ गया, 7 0 सा 0 और 1 7 2 सा 20। डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी कि टोटल 2 डिजिट 297.48। तो 2 डेसिमल बचने के लेते हैं ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 297.48 32 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 46 माइनस 11 कितना हो जाएगा? हाँ 35। और ये 16 ऊपर चला गया तो 35 माइनस 16 और अपॉन में 3.75। अब इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया। तो 29748 इसको हमको डिवाइड करना है इससे 1475 से। हम 48 इसको डिवाइड करना है 1475 से। 1475 से इसको डिवाइड करेंगे तो शायद 2 सा 2 5 सा 10 कैरी आ गया, 2 7 सा 14 और 1 15 1 कैरी, 2 4 का 8 और 1 9 295। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा छोटा आ गया। ये क्या हो जाएगा? 2950 करेंगे कितना आ जाएगा? 44। आगे 8 लगा दिया तो 248 से तो बात बनेगी नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे 0 लगा देंगे और डेसिमल लगाएंगे और फिर 1 0 आ गया। अब 2480 तो 14 वंजा से ही बात बनेगी। वंजा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1475। 10 minus 5 is 5। इधर क्या बचा? 7 minus 7 is 0। 4 minus 2 is 0। 1005 आ गया। ठीक है, अब एक और 0 लगा दिया तो 10,000। ये है 1000, ये है 10,000। कैसे करें? 7 सा 6 सा करके देखो। 7 5 सा 35, 3 कैरी, 7 7 सा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 4 सा 28 और 5 33, 3 कैरी, 7 सा 7 3 कैरी, 10,324। तो वैल्यू बड़ी आ गई, कोई बात नहीं, वैल्यू बड़ी आ गई ना। अब इसको 6 से लिख दो, 7 लिख देंगे। सॉरी, उसका रीज़न क्या है? ये 10,325 इससे जरा सी बड़ी वैल्यू है। अब जब मैं 6 से लूँगा तो इससे बहुत छोटी वैल्यू आएगी। बहुत छोटी वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी मेरे को यहाँ पर, और फिर वो 6 के बाद जो डिजिट आएगी ना वो 6 से बड़ी ही आने वाली है, तो 5 से बड़ी आने वाली है। 6 7 8 ऐसी है। ये हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। चाहे तो अगर आपको लगता है 6 से करना है तो करके देखो, तो अल्टीमेटली 7 बन जाना है। हम अगर इसको 6 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 5 सा 30, 3 कैरी, 6 7 सा 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 4 24 और 4 28, 2 कैरी, 6 1 सा 6 और 2 8 8,850। 0 0 10 minus 8 is 2, 9 minus 8 is 1। याद है देखो ना, 1400 समथिंग हो, ये 1200 है, कितनी नज़दीक वाली वैल्यू 12,000। तो 10,000 पर मुझे 10,000 पर मुझे 6 करना पड़ेगा, तो 12,000 पर कितना करना पड़ेगा?
1.5 तो करना ही पड़ेगा, है ना। 1.5 जब यहाँ पर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट होगा 20.17 हो जाएगा। इसको काट दीजिए और यहाँ लिखिए 20.17 into 35 minus 60 to the 90 ये वैल्यू आ गई 20.17 into 10 की पावर 19 न्यूटन। यहाँ बुक में आंसर क्या दे रखा है, इन्होंने इस नंबर को छोटा करा, इन्होंने इसको कर दिया 2.017 और फिर एक वैल्यू यहाँ पर बढ़ा दी 10 की पावर 20 न्यूटन। अपना भी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों एक ही तो बात है, ठीक है। उन्होंने 10 की पावर 20 की टर्म्स में आंसर दे दिया। नहीं ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ तक कर दिया बात है। हाँ वो बुक में दे रखा है, इस वजह से मैंने करके दिखाया कि इन्होंने कैसे करा। हाँ जी, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन सिलेबस में है क्या? एक बार चेक करो, लास्ट ईयर नहीं था, हर साल चेंजेस हुए हैं तो देख लेते हैं। कैपलर्स लॉ करवाया कहीं पर? कोई बात नहीं, आपने तो एक्स्ट्रा कर दिया कुछ। क्या सिलेबस में नहीं है? करवाए ये ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा और बाकी बच्चों को भी बताता हूँ, देखिएगा जरा। चलिए ये देख लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें देखिए क्या दे रखा है। ग्रेविटेशन, फिर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही जो हम कर रहे थे। फिर है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ यानी कि ग्रेविटी, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट और फ्री फॉल, ये। उसके बाद फ्लोटेशन भी इसी में आता है ग्रेविटेशन में, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंसी, ये सब कुछ है। जितना मैंने हाईलाइट करके अभी दिखाया है ना वो मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने कर लिया। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, तो ये अर्थ और बॉल वाला एक क्वेश्चन देखा, अर्थ और मून वाला एक क्वेश्चन देख लिया, मतलब इस पर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी होता है। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 9.8। तो वो कहाँ से आई है वैल्यू, वो देखना है। मतलब कैपलर्स लॉ यहाँ पर नहीं दे रखा है। मास में और वेट में क्या फ़र्क है, फ्री फॉल क्या होता है, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बॉयंसी क्या है, ये सब कुछ देखना है। कैपलर्स लॉ नहीं है सिलेबस में। करवाया है किसी ने तो बता दो, करवाया हमारे दो लॉ हैं भाई, इसके दो लॉ कर लेते हैं कैपलर्स लॉ। जिनके यहाँ करवाया है ठीक है, जिनके यहाँ नहीं भी करवाया वो भी पढ़ लो, दो लॉ हैं। Kepler's laws of planetary motion. कैपलर के 3 लॉ हैं। पहला लॉ देखिएगा, कैपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट
Kepler's first law states that the planets move in elliptical orbits around the sun. The planets move in elliptical orbits. The planets move in elliptical orbits around the sun. The planets moving elliptical orbits around the sun. Around the sun. With the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. One of the two foci of the elliptical orbit. देखिए फोकस क्या होता है, किसी भी बॉडी का फोकस क्या होता है, जहाँ पर उसका सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। हर एक पूरी की पूरी चीज़ को एक जगह अगर कंसंट्रेट कर दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि ये उस बॉडी का फोकस होता है। आपने वो फ्लाइंग डिस्क वो देखी वो जिससे खेलते हैं बच्चे, तो वो जो है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाएं और आप हल्के से क्या बोलो फोकाई FOCI फोकाई, तो क्या है कि अगर मान लीजिए हमने उसको डिस्क को एक कोने से पकड़ लिया, एक कोने से हल्के से हमने पकड़ रखा है तो वो डिस्क स्लिप होकर नीचे को लटक जाएगी, ठीक है। अगर उसी डिस्क को हमने सेंटर से पकड़ लिया तो हम बहुत कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, सेंटर से हमने पकड़ लिया तो वो डिस्क इधर उधर कहीं भी हिलेगी नहीं, कहीं भी मूव नहीं करेगी। आपको भी नहीं पता ज़्यादा ताकत लगा कर पकड़ दूँगा कोने से। भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। हमने कहा कि हमारे पास एक डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क, ये इसका सेंटर है, ठीक। बीच में से हॉलो नहीं है, सर्कुलर डिस्क है, जिससे बच्चे ऐसे वो फेंकते हैं उसको, उधर से बच्चा कैच कर लेता है, फिर वो फेंकते हैं, बड़ा मज़ा आता है उस गेम में। तो आप ये देखिएगा कि अगर कोई बच्चा इसको इस कोने से पकड़ लेता है कि मैंने तो यहाँ से पकड़ लिया इसको, मैं बड़ी ताकत से, कितनी देर तक पकड़ सकोगे, वो थोड़ी देर में गिर जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, वैसे लुढ़क जाएगा, आपके हाथ से तो नहीं छूटेगा पर ऐसे लुढ़क जाएगा। अब उसी को अगर आप कहोगे कि मैं तो इसको इसके सेंटर से पकड़ूंगा, आपने सेंटर से पकड़ लिया, अब नहीं हिलने वाली ये डिस्क नहीं होगी, मूव नहीं करेगी। तो फोकस क्या चीज़ है कि जिस जगह से उस चीज़ को पकड़ लिया जाए तो वो मूव ना करे, ठीक है। इसी तरीके से एग होता है ना, एग है ना, तो एग तो एक ऑर्गेनिक फॉर्म हो गई किसी एक चीज़ की। तो एग की जो शेप होती है उसको हम एलिप्टिकल शेप बोलते हैं, जिसको ओवल शेप भी बोलते हैं, सुना होगा आपने, और उसको एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स, और एलिप्स को एलिप्टिकल शेप बोल दिया जाता है। तो वो जो शेप है वो ऐसी होती है, इस तरीके की शेप होगी, थोड़ा और पॉइंटेड होता है इस तरफ से, मैंने थोड़ा आलू जैसा बना दिया। तो ये ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हम इसको कहें कि मैं यहाँ से पकड़ लूँगा, नहीं मैं इसको यहाँ से पकड़ लूँगा, वो कैसे न कैसे करके फिसल जाएगा। तो अगर उसको फिक्स रखना है तो उसको दो पॉइंट्स होते हैं उसके फोकस, एक फोकस होता है यहाँ और एक फोकस होता है यहाँ। अगर इस जगह पर फिक्स कर दिया जाए किसी भी एलिप्टिकल शेप को, किसी भी एलिप्स को, तो वो हिलेगा नहीं, अपनी पोजीशन से इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने कई बार नोटिस करा होगा कि एलिप्स की शेप की डाइनिंग टेबल्स भी होती हैं, तो उन डाइनिंग टेबल्स पर भी यहाँ पर सपोर्ट लगी रहती है और यहाँ पर सपोर्ट लगी रहती है, बीच में सपोर्ट हो या ना हो, यहाँ की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो जो कांच है या अगर लकड़ी की शेप है तो वो नीचे गिर जाएगी, ऐसा होता है। तो अब आप देखिएगा Kepler's first law states that the planets move in elliptical orbits around the sun, with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. तो Kepler ने ये बोला, जब न्यूटन ने तो ये बोला था कि सन तो बीच में रहता है और सर्कुलर ऑर्बिट्स में सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो घूमते रहते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। Kepler ने ये कहा कि नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट है।
मतलब परफेक्ट सर्कल नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। जो एलिप्स के उसमें पाथ बना हुआ है, एलिप्स जैसा सर्कुलर पाथ नहीं है, एलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो फिर सवाल पूछा कि अच्छा तो फिर सन कहाँ होता है, तो उसने बोला कि सन या तो यहाँ पर होता है इस वाले फोकस पर, और या फिर यहाँ पर होता है इस वाले फोकस पर, ठीक है। और उसने न्यूटन के लॉज भी प्रूव करके दिखा दिए इसकी हेल्प से। केपलर ने अपने लॉ की हेल्प से न्यूटन के लॉज प्रूव करके दिखा दिए। तो केपलर के लॉ को किसी ने डिनाई नहीं करा। न्यूटन केपलर ने न्यूटन का लॉ यूज़ करके अपने लॉज प्रूव करके दिखा दिए। अब यही काम न्यूटन ने करा। न्यूटन ने केपलर का लॉ यूज़ करा कि चलो मैं भी केपलर का लॉ यूज़ करता हूँ, देखता हूँ मेरे लॉज प्रूव हो जाते हैं कि नहीं, उसके भी लॉज प्रूव होते हैं। तो यूनिवर्सली ये दोनों लॉज हैं जो एक्सेप्टेड हैं, ये दोनों लॉज माने जाते हैं। मतलब अगर केपलर की थ्योरी माने तो जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और अगर न्यूटन की थ्योरी माने तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों ही थ्योरीज चल रही हैं, पर धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से भी केपलर की थ्योरी को हटाया जा रहा है, और आपके सिलेबस में से भी केपलर की थ्योरी को हटा दिया है, पूछा भी नहीं जाता। 12th क्लास में भी ये चीज़ है, 11th में सॉरी 12th में नहीं है, 11th में भी, लेकिन 11th में भी केपलर के लॉ सब हटा दिए हैं। 3 लॉज हैं इसके, पहला लॉ ये है, बाकी की 2 फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। आज इतना कर देंगे। और आपको बता देता हूँ जैसे कल आप लोगों की छुट्टी है ना, तो कल आपको थोड़ा सा जल्दी बुला सकता हूँ मैं 3 या 4 बजे के आसपास, ठीक है। 3 या 4 बजे सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं, या तो 3 बजे का टाइम रखेंगे या 4 बजे का, मतलब नाइट का नहीं होता, बीच में रहता है हर 4 सर। एक्चुअली सन को ये माना जाता है कि सन अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।